नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे द्रव अवस्था वाला जो अपना चैप्टर है, जो यूनिट है, उसका आखिरी टॉपिक पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता क्या है, ये पृष्ठ तनाव होता क्या है। पहले ये जो थ्योरी लिखी हुई है इसको मैं रीड करके बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, फिर मैं समझाता हूँ चीज को क्या है। वैसे लैंग्वेज सिंपल है तो अधिकतर को तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा, फिर मैं समझा दूंगा चीज क्या है। ठीक है, बात क्लियर। जैसा कि अपन हर एक चीज को जो समझते हैं, तो किसी पात्र में रखे गए द्रव की ऊपरी सतह पर स्थित जो अणु होते हैं, कोई पात्र है, ठीक है, पात्र में आपने रख लिया द्रव, तो जो उसकी ऊपरी सतह होती है, ऊपर वाली लेयर, ऊपरी सतह यानी कि ऊपर वाली जो लेयर होती है, या जो पानी, ये जो पानी रखा हुआ है इसमें, ये वाला, ये जो लेयर होती है ऊपरी सतह पर अंदर की ओर अधिक अणु होने के कारण अधिक आकर्षण बल लगता है, ठीक है, और वे नीचे की ओर खींचते हैं। जबकि द्रव के भीतर स्थित जो अणु है, अणुओं पर सभी दिशाओं में अन्य अणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षण बल लगता है। अतः सतह के अणुओं की ऊर्जा द्रव के भीतरी अणुओं की ऊर्जा से अधिक होती है और वह सतह से द्रव के भीतर की ओर आने लगते हैं। इस प्रकार द्रव की सतह में संकुचन होने से जो तनाव उत्पन्न होता है वह पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब देखो थ्योरी, थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से समझना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। ठीक है, बात ऐसी है कि ये देख लो, ये कोई पात्र है अपना, ये पात्र है। इस पात्र के अंदर, इस पात्र के अंदर आप देखो तो अपने इस पात्र के अंदर क्या है, लिक्विड है। क्या है, भरा हुआ लिक्विड। मान लो, एक मिनट, ये लिक्विड भरा हुआ है पात्र के अंदर, पात्र के अंदर लिक्विड भरा हुआ, और ये इसकी ये पात्र के अंदर अपना पूरा क्या है, कोई द्रव या लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपसे बात की थी, एक चीज बताई थी कि आसंजक और ससंजक। तो आसंजक और ससंजक दो प्रकार के आकर्षण बल होते हैं, दो प्रकार के आकर्षण बल होते हैं। एक तो होता है आसंजक और एक होता है ससंजक। ठीक है, तो जो ससंजक होता है वो तो क्या होता है, जो एक ही पदार्थ है, उस एक ही पदार्थ के अणु है, उनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं ससंजक। और जो डिफरेंट डिफरेंट जो पदार्थ है, अणु, उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो होगा आसंजक। ठीक है, जैसे कि आकर्षण बल, ये बात अपन ने पहले भी की थी, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं आपको फिर से। आकर्षण बल दो टाइप के, एक तो ससंजक, दूसरा है आसंजक। ससंजक और आसंजक, ये क्या होता है ससंजक, एक ही टाइप के, एक ही के, सॉरी, एक ही अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के जो अणु है उनके मध्य लगने वाला। और आसंजक होता है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य भिन्न भिन्न जो पदार्थ है उनके अणुओं के मध्य लगने वाला बल के मध्य। ठीक है,
ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ससंजक बल क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये कोई द्रव है, कोई भी द्रव हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी। तो जैसे कि द्रव के दो अणुओं के मध्य बल, अणुओं के मध्य बल एक होता है द्रव व पात्र के अणु के मध्य बल, द्रव या पात्र के मध्य बल, तो वो होगा आसंजक। वो क्या होगा? आसंजक। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अब देखो आकर्षण बल लगे। अब आपके पास एक बेचारा जो अणु है, वो एक अणु ये है, एक अणु मैंने मान लिया, ये एक अणु जो भीतर स्थित है। कहाँ है? भीतर स्थित। अब इसके ऊपर आसपास के जो अणु है, आसपास के जो अणु है, ये द्रव भरा हुआ है, इसके जो आसपास के दूसरे जो अणु है, वो क्या करेंगे? इस पे बल लगाएंगे। कौन सा बल लगाएंगे? आकर्षण बल। कौन सा बल लगाएंगे? आकर्षण बल। ठीक है, तो ये ठीक है, इस पे चारों तरफ से आकर्षण बल लगता है। तो देखो यही बात है कि सतह के, जबकि द्रव के भीतर स्थित अणु पर सभी दिशाओं में अन्य अणु द्वारा समान रूप से आकर्षण बल लगता है। तो ये जो अणु है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, एक इस साइड से खींच रहा है, एक इस साइड से खींच रहा है, ऊपर से खींच रहा है, नीचे से खींच रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, वहां का वहां रहेगा, क्योंकि इसका बल क्या है? संतुलित रहेगा। लेकिन मान लो कोई अणु मान लो यहां पर है, कोई अणु यहां पर है, तो इस पर क्या होगा? बाकी के जो सारे जो अणु है, वो क्या करेंगे? इस पर आकर्षण लगाएंगे। ये इस पर क्या लगाएंगे? आकर्षण बल लगाएंगे। तो इसके ऊपर कुल जो फोर्स होगा वो किस साइड लग रहा है? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लगा, इसका मतलब बात वही हुई कि भाई किसी पात्र में रखे गए द्रव की ऊपरी सतह पर स्थित अणुओं पर अंदर की ओर अधिक अणु होने के कारण अधिक आकर्षण बल लगता है, और वो नीचे की ओर खींचते हैं। वो क्या होता है? नीचे की ओर खिंच जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वाला जो अणु है, इसके क्या होगा? नीचे की ओर खिंचा होगा, नीचे की ओर खिंचा। नीचे की ओर खिंचा, ये मतलब नीचे की ओर खींचे चले आएंगे। अब क्या होगा? यहां पर है इस सतह पर क्या होगा? मतलब एक खिंचाव उत्पन्न होगा, क्योंकि ये नीचे की ओर खींचेंगे, तो ये को सतह है ना, इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। ये अपने इसका जो सरफेस एरिया है, पृष्ठ है, उसको न्यूनतम करने की कोशिश करेंगे। भाई देखो यहाँ पे एक अणु है, इस पे भी खिंचाव लगेगा, इस पे भी खिंचाव, तो ऐसे ऐसे कुल मिला इन सभी के ऊपर इस साइड बल लगेगा, तो इनके ऊपर जो सतह है, सतह में क्या होगा? खिंचाव उत्पन्न होगा, सतह में संकुचन उत्पन्न होगा। सतह में क्या होगा? संकुचन उत्पन्न होगा। यही बात है। देखो अतः सतह के देखो ये वह ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि क्या? अतः सतह के अणुओं की ऊर्जा द्रव के भीतरी अणुओं की ऊर्जा से अधिक होती है। अब क्या है? जहां पर खिंचा हुआ है, जिसके ऊपर ज्यादा बल, ज्यादा आकर्षण बल लगता है, उसमें ऑटोमेटिकली ऊर्जा ज्यादा होती है। बात ध्यान रखना, जिस भी इंसान के ऊपर ज्यादा आकर्षण बल लग रहा है, वहां ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, और जहां पर आकर्षण बल कम, वहां पर ऊर्जा न्यूनतम। मतलब आप यदि ज्यादा जो बल है, ठीक है, आप यदि ज्यादा बल वाली जगह पे मौजूद हो तो आपकी ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, तो आप पे ऊर्जा ज्यादा है, ज्यादा बल लग रहा है, तो आप कोशिश कहां करोगे? इस नीचे जो जहां पे ऊर्जा कम है, वहां पे आने की कोशिश करोगे, और इस प्रकार से क्या होगा? संकुचन उत्पन्न होगा। इस प्रकार से क्या होगा? ये ऊर्जा वाला पॉइंट भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऊर्जा वाला मुद्दा भी अपन पढ़ेंगे आगे, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार द्रव की सतह में संकुचन होने से जो तनाव उत्पन्न होता है, वह पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये क्या होगा? ये जो द्रव की सतह है, द्रव की सतह में संकुचन उत्पन्न होता है। द्रव की सतह में संकुचन क्यों होता है उत्पन्न? क्योंकि जो सतह के अणु है वो अंदर की ओर खींचे चले जाते हैं, उनमें अंदर की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है, इस कारण होता है ये। द्रव की सतह में संकुचन उत्पन्न होता है, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, जिसे पृष्ठ तनाव
कहते हैं। ठीक है, ये तो अब ये बात समझ आ गई। अब इसकी एक डेफिनेशन और होती है कि द्रव की सतह पर खींची गई एक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल, द्रव की सतह पर खींची गई रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। अपन क्या मान लेते हैं कि भाई ये जो पृष्ठ है अपना, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और मतलब इस पर एक लंबवत बल लगेगा F, एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत जो बल है F, उसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव, इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ये अपन ऐसा मान लेते हैं कि भाई जो पृष्ठ है, पृष्ठ के ऊपर एक लाइन है, एक L लंबाई की लाइन है, उसके ऊपर जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, जो बल लग रहा है L, ठीक है, उसको पृष्ठ तनाव। ये L, ये वाला बल वो नहीं है जो अंदर की ओर लग रहा है, वो नहीं, ये मतलब खिंचाव तो कैसे उत्पन्न होगा, ऐसे बिल्कुल, मतलब जो लेयर है, जो सतह है, उसको समेटने की कोशिश की जाएगी, ठीक, तो खिंचाव ऐसे उत्पन्न होगा, ऐसे, ठीक है। हाँ, क्योंकि बात यह है कि जब जो अणु है, ये अणु, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे, फोर्स लगेगा ऐसे, इस पे लगेगा फोर्स ऐसे, तो इनका जो नेट है वो कुछ इस हिसाब से चीजें बाहर निकल के आएगी, ठीक है ना, एक दूसरे को इस साइड खींचने की कोशिश करेंगे, तो खिंचाव उत्पन्न होगा। तो ये डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि भाई द्रव की सतह पर खींची की एक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है। दूसरा अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने मुक्त पृष्ठ पर कम से कम अणु रखने का प्रयत्न करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। सबसे बेस्ट डेफिनेशन समझने के लिए, ठीक है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने मुक्त पृष्ठ यानी कि बाहर द्रव है ना, मुक्त पृष्ठ में क्या हुआ, ये द्रव के कितने सारे पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये हुआ, दूसरा पृष्ठ ये हुआ, तीसरा पृष्ठ, मुक्त पृष्ठ कौन सा है, मुक्त पृष्ठ ये ऊपर वाला क्या मुक्त पृष्ठ है, ठीक है। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने मुक्त पृष्ठ पर कम से कम अणु रखने का प्रयत्न करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है। या फिर दूसरा, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने स्वतंत्र पृष्ठ, वही मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, या फिर समेटने की कोशिश करता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा है, ध्यान रखना, ठीक है। मेरे ख्याल से ये दो लाइनें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पृष्ठ तनाव इन दोनों लाइनों से समझ में आता है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने मुक्त पृष्ठ पर कम से कम अणु रखने का प्रयत्न करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने स्वतंत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो बात क्लियर, समझ गए। तो द्रव की सतह में संकुचन उत्पन्न होता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अपन पृष्ठ तनाव के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें, जो अपने पृष्ठ तनाव है उसके बारे में और दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। चलो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, आपको इसके अलावा और कहीं भी कुछ भी मतलब टच नहीं करना, ठीक है। ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, सारे सवाल आपके इसी में से बनाएंगे, ठीक है ना, उसकी टेंशन ना लीजिए। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनकी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं? एक तो वही मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में वही लिखा डेफिनेशन कि द्रव के मुक्त पृष्ठ पर एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ के तल में कार्य करने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव के मुक्त पृष्ठ पर एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ के तल में कार्य करने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये पृष्ठ तनाव का बल है ना, पृष्ठ तनाव का बल है, वो पृष्ठ के तल में कार्य करता है। आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर जो अणु है, अणु तो नीचे खींचे जाते हैं, वो तो फिर मतलब पानी के अंदर या फिर जो द्रव के अंदर खींचे जाते हैं, तो उन पे बल तो ऐसे लगता है। और फिर तो अपन जो पृष्ठ तनाव जो डिफाइन करते हैं ना, वो डिफाइन कर रहे हैं क्षेत्रफल, जो इसका सतह है उसके ऊपर जो
जो भी लिक्विड है, लिक्विड जो ऊपरी सतह को समेटने की कोशिश कर रहा है, सतह को न्यूनतम करने की कोशिश करना, वही कहलाता है पृष्ठ तनाव। द्रव का वह गुण जिससे अपने जो सतह है उस मुक्त पृष्ठ उसको न्यूनतम करने की कोशिश करता है, वही कहलाता है पृष्ठ तनाव। तो इसलिए वो पृष्ठ तनाव वाला जो बल है वो ऐसे लगेगा, जो सतह है ना, सतह के समांतर लगेगा, सतह के समांतर, यानी कि सतह का जो तल है, सतह के तल में कार्य करने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, द्रव के मुक्त पृष्ठ पर एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ के तल में कार्य करने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, अब पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव, ठीक है, टी पृष्ठ तनाव वो होता है F/L। पृष्ठ तनाव T क्या होता है? F/L। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन प्रति मीटर। जो F है, F का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन। ठीक है, और L क्या है? मीटर में, तो न्यूटन प्रति मीटर। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ? न्यूटन प्रति मीटर। इससे विमा है, विमा देखो, जो बल है, बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2। तो जो इसकी विमा देखोगे इसकी, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा M1 L1 T-2 और नीचे क्या है? L1 है, नीचे L1 है, तो ये L1 का है वो क्या हो जाएगा? 1 - 1 0। तो बस M1 L0 T-2, M1 L0 T-2। ठीक है, चलिए ये बात है। अब देखो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, ये किसमें? MKS पद्धति में। यदि मैं न्यूटन को CGS पद्धति में लिखूं तो CGS में क्या हो जाएगा? CGS में क्या हो जाएगा? डाइन, बल हो जाएगा डाइन, और मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक है, तो CGS में बात करें, CGS में सेम टू सेम यदि CGS में बात करें, CGS में तो डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। बात क्लियर? भाई CGS में क्या होता है? मीटर को सेंटीमीटर में लिख देंगे, जो न्यूटन बल है उसको डाइन में लिख देंगे। बात क्लियर? तो आपके सामने दो मात्रक आ गए, एक तो न्यूटन प्रति मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ये द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, पृष्ठ के सतह पर तथा काल्पनिक रेखा की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ये जो पृष्ठ तनाव का जो गुण है वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव कैसा है, सबसे इंपोर्टेंट चीज, पृष्ठ तनाव का जो गुण है वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ या फिर जो काल्पनिक रेखा की बात की, काल्पनिक रेखा है वो तो मान रहे हैं, ठीक है, तो काल्पनिक रेखा की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, काल्पनिक रेखा की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। आप ये मत सोचना कि सर ये F/L आ गया तो इसका मतलब उस लंबाई पर निर्भर करेगा, नहीं, ये नई चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, जो चीज फॉर्मूले में दिखती है वो बहुत बार होती नहीं है। ठीक है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा काल्पनिक रेखा की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये फिर F है, ये जो बल, जो ससंजक बल है वो डिफरेंट पदार्थ पे डिफरेंट चीजें होगी। ठीक है, तो फिर L और F का जो रेशियो है, जो चीजें वो निकल के आती है T। ठीक है, ये क्या है? अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव क्या है? अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव कैसी है? अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, ये भी ध्यान रखना। पृष्ठ तनाव क्या है? अदिश राशि है। यह एक आणविक घटना है, इसका मूल कारण विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल अर्थात ये सबसे मेन पॉइंट है। ये बात तो समझ गए भाई। दूसरा पॉइंट, ये द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, ये एक आणविक घटना है। ये पृष्ठ तनाव घटना कैसी है? जो अणु है, अणुओं के बीच में होने वाली घटना है। इसका मूल कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। ये जो आकर्षण बल, ये प्रतिकर्षण बल जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? सारे सारे विद्युत चुंबकीय टाइप के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? विद्युत चुंबकीय टाइप के। तो इसी कारण इसका मूल कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय बल है। कौन सा? ससंजक आकर्षण बल, ससंजक आकर्षण बल। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का मान द्रव के ताप पर निर्भर करता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव है उसका मान द्रव के ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? घटता है। और एक ताप ऐसा आता है जब पृष्ठ तनाव का मान 0 हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रांतिक ताप। उसको बोलते हैं, एक मिनट, हाँ,
हाँ, तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रश्न तनाव घटता है और फिर घटते घटते ताप Tc पर जो है वो शून्य हो जाता है। ताप क्रांतिक ताप पर क्रांतिक ताप Tc पर प्रश्न तनाव शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप Tc पर प्रश्न तनाव ये वाला ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, ताप और पृष्ठ तनाव का संबंध। तो किसी पृष्ठ तनाव का मान द्रव के ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव घटता है। हालांकि इसको मैं समझाऊंगा आगे, अपन जब पृष्ठ तनाव पर चीजों का अपन इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें अपन समझेंगे भी। पृष्ठ तनाव उस माध्यम पर भी निर्भर करता है जो द्रव पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। पृष्ठ तनाव उस माध्यम पर भी निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है, यानी कि जो द्रव है इसके पृष्ठ के दूसरी ओर माध्यम, यहाँ क्या चीज है, हवा है वगैरह जो भी है, तो इस माध्यम पर भी निर्भर करता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए अब बात आती है पृष्ठ ऊर्जा। अब बात आती है पृष्ठ ऊर्जा की। पृष्ठ ऊर्जा क्या चीज है, ये भी बहुत मस्त चीज है, समझना बहुत शानदार चीज है। ठीक है, जब किसी द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, जब किसी द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तब कुछ अणु द्रव के भीतर से पृष्ठ पर आ जाते हैं, जिसमें इन अणुओं को द्रव के पृष्ठ के ठीक नीचे के अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो इन अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अन्य अणुओं की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। पृष्ठ की अतिरिक्त ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। तो अपन पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ ऊर्जा में संबंध। किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है वो उस पृष्ठ की पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब देखो चीज क्या है, सारा समझाता हूं। पृष्ठ तनाव जो होता है उसका क्या होता है, मतलब गुण, उसका गुण ये होता है कि ये जो सतह है, ऊपरी सतह पृष्ठ, उसको समेटने की कोशिश करता है, उसके क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है। उसका पृष्ठ होता है, पृष्ठ को न्यूनतम करने की कोशिश करता है। और अगर अपन वो नीचे से कुछ कोई अणु ऊपर भेजकर उसका जो पृष्ठ है उसके पृष्ठ को बढ़ाने की कोशिश करे, उसके पृष्ठ को बढ़ाने की कोशिश करे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस पृष्ठ तनाव के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा और अपने द्वारा जो किया गया कार्य है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अपने द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि मतलब ये जो पृष्ठ तनाव है, देखो ये जो पृष्ठ तनाव जो है इसका गुण होता है कि ये वाली जो ऊपरी सतह है इसके क्षेत्रफल को क्या किया जाए, न्यूनतम किया जाए, इसके क्षेत्रफल को न्यूनतम किया जाए। ये कौन है, जो द्रव का गुण है पृष्ठ तनाव वो चाहता है। और हम चाहते हैं कि इसके क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, तो उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए आपको पृष्ठ तनाव है उसके विरुद्ध आपको करना पड़ेगा कार्य, पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करने के लिए आप कुछ ऊर्जा खर्च करोगे और आपकी ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। इसी कारण क्या होता है, जो इसके जो ऊपरी सतह पर जो अणु होते हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, जैसे जैसे नीचे आओगे उनकी ऊर्जा कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है, जो पृष्ठ पर स्थित होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, तो उसको बोलते हैं पृष्ठ ऊर्जा, उसको बोलते हैं पृष्ठ ऊर्जा। वही बात है, ठीक है, ये थ्योरी वही कह रही है, मैंने आपको सिंपल सब शब्दों में समझा दिया। ठीक है, वही बात, जब किसी द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है कि भाई अपन पृष्ठ जो तनाव है उसके विरुद्ध में पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, तो तब कुछ अणु भीतर से पृष्ठ पर आ जाता है। भाई अपने को बढ़ाना है, भीतर से क्या करना पड़ेगा, कुछ अणु अपने को पृष्ठ पर लाने पड़ेंगे वापस, तो जिससे इन अणुओं को द्रव के पृष्ठ के ठीक नीचे, तो नीचे वाले जो उन पे जो आकर्षण बल लगा रहे हैं उनके विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उनके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो इन अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अन्य अणुओं की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। पृष्ठ की अतिरिक्त ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, पृष्ठ की अतिरिक्त ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। मतलब वही कि इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, भाई जो अणु यहाँ पर है इनको अपन कहाँ लेके आएंगे, ऊपर लेके आएंगे, जो अणु यहाँ पर है उनको अपन ऊपर लेके आएंगे, अरे इनको ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, पृष्ठ पे। लेकिन ऊपर लेके आएंगे तो इसके ऊपर ये आसपास वाले, इसके आसपास वाले क्या करेंगे, खींचेंगे, तो खिंचाव के विरुद्ध इसको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जो बाहरी मतलब जो भी है ऊर्जा मिली या फिर जो भी ऊर्जा खर्च होगी खिंचाव के विरुद्ध, ठीक है, तो वो जो क्या है यहाँ पर पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है मामला। ठीक है ना, इनके विरुद्ध किया गया कार्य, इनके जो
आकर्षण बल है, इनके विरुद्ध किया गया कार्य पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, चलो, तो पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ ऊर्जा में संबंध क्या होता है? किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है वो उस पृष्ठ की ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है वो उस पृष्ठ की ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। फिर एक डेफिनेशन आती है, ये डेफिनेशन आपने आगे जो अपने जो फॉर्मूला निकल के आएगा उससे ये बात समझ में आएगी कि भाई किसी द्रव के सतही क्षेत्रफल में, किसी द्रव के सतही क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब है क्या चीज? मान लो ये मैंने क्या किया, एक यू आकार के तार का लिया फ्रेम, यू आकार के तार का क्या ले लिया? फ्रेम ले लिया। इसके ऊपर ये क्या यू आकार के पूरे तार का फ्रेम है, इसके ऊपर मैंने रख दिया तार ए बी, इसके ऊपर क्या रख दिया? तार ए बी। अब ये ए बी पहले था कहां पर? ये था ए डैश बी डैश पॉइंट पर, ये मैंने पहले इसको रख लिया था ए डैश बी डैश पॉइंट पर। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये भाई ये फिल्म है, द्रव की फिल्म, तो इसके ऊपर क्या, इसमें पानी की लेयर है, इसमें द्रव की लेयर है। जैसे कि भाई साबुन की लेयर नहीं बनती भाई, साबुन की झाग की लेयर नहीं बनती कभी कभी, ठीक है, वैसे कि वैसे ये द्रव फिल्म बोलते हैं इसको, जैसे कि ये फिल्म, ठीक है, तो ये लेयर बनती है द्रव फिल्म। अब इस लेयर में क्या होता है? पृष्ठ तनाव का गुण होता है, वो अपने क्षेत्रफल को सिकुड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, वो अपने क्या करती है? क्षेत्रफल को सिकुड़ने की कोशिश करती है। तो क्षेत्रफल को सिकुड़ने की कोशिश करेगी तो ये खींच के ए डॉट बी डैश से कहां तक खींच के आएगा? ये ए बी पर आ जाएगा। पहले इसको स्टार्टिंग में ये लाइन यहां थी, ये पृष्ठ तनाव के कारण, इसके जो पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ये खिंच गया, और खिंच के कहां आ गया? ये आ गया। यानी कि माना यू आकार के तार के फ्रेम का पर तार ए बी लगा हुआ है, यदि ए बी इक्वल टू एल है तो तार की जो इफेक्टिव लंबाई है वो क्या होगी? 2L होगी। अब देखो ये जो लंबाई भले इसकी एल है, लेकिन ये पृष्ठ तनाव जो इसकी फिल्म है, फिल्म के कांटेक्ट में इसकी दो डिस्टेंस इसके साथ रहेगी, ऐसे और ऐसे, क्योंकि इस मोटा होता है तो मोटाई के कारण इसके दो पार्ट बनेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, तो इसलिए 2L, मतलब ये जो इफेक्टिव लंबाई है इसकी एल नहीं होगी, 2L होगी। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट इसके जो द्रव की फिल्म है उसके संपर्क में रहेंगे, और दोनों ही साइड से, दोनों ही जो सतह है उनसे उनको खिंचाव मिलेगा। ठीक है, तो जो अतः जो आपको पता है पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है T इक्वल टू एफ अपन एल, T इक्वल टू एफ अपन एल। तो जो F है, जो बल है, वो क्या होगा? T, और जो L है वो क्या होता है? 2L होगा। तो T गुणा 2L, T गुणा 2L। ठीक है, अब देखो ये अपने मैंने बात क्या बताई है? पृष्ठ तनाव के कारण क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली खिंच जाएगा, ये खिंचकर यहां से यहां आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है? इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाना है। देखना, बात समझना। पहले मैंने क्या किया? यू आकार की ली फ्रेम, ठीक है, द्रव की फ्रेम थी, उसको मान लो साबुन की झाग में डुबो दिया, साबुन की झाग में डुबो दिया तो वो लेयर बन गई। अब मैंने इसको छोड़ दिया, से रख दिया, तो क्या होगा? साबुन की झाग की लेयर या जो भी जो लेयर बनी है, ठीक है, जो द्रव की फिल्म बनी है, उसको क्या करेगी? सिकुड़ेगी। सिकुड़ने के कारण ये ए डॉट बी डैश से, ए डैश बी डैश से ए बी पर आ जाएगा। अब मेरे को यदि वापिस इसको पुरानी पोजीशन में लाना है, ए डैश बी डैश पर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ बल लगाना पड़ेगा, एफ, वो बल लगाना पड़ेगा इस पृष्ठ तनाव जो है, इस पृष्ठ तनाव के विरुद्ध। तो पृष्ठ तनाव इस साइड लगा हुआ है, मेरे को नीचे की ओर, मतलब इस साइड बल लगाना पड़ेगा, ए डैश बी डैश की तरफ। तो जो एफ होगा, एफ क्या होगा? पृष्ठ तनाव इंटू 2L, यानी कि इफेक्टिव लंबाई, जो लंबाई प्रभावी लंबाई होती है इसके जो कांटेक्ट में, जो फिल्म के संपर्क में, वो आएगी। तो T क्रॉस 2L, T गुणा 2L। अब यदि किए गए कार्य की बात करें, आपके द्वारा जो बाहर से कितना कार्य किया जाएगा, तो एक तो बल आप जो लगाओगे, बल इसके बराबर, वो बल इंटू आप डेल्टा एक्स का, मान लो ये दूरी है, ठीक है, बी और बी डैश के मध्य दूरी क्या है? डेल्टा एक्स है। तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W इक्वल टू एफ क्रॉस dx, एफ गुणा dx। ठीक है, और एफ की जगह आपके लिख दोगे T गुणा 2L, तो T गुणा 2L और डेल्टा एक्स, T गुणा 2L डेल्टा एक्स। ठीक है, यहां पर मैंने 2L डेल्टा एक्स को लिख दिया डेल्टा ए, जहां पर क्या है? डेल्टा ए फिल्म के दोनों पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। भाई इसके क्या है? ये जो पृष्ठ है, तो इसके दो पृष्ठ बनेंगे। भाई देखो, फिल्म है, दो पृष्ठ बनेंगे, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला, दो पृष्ठ बनेंगे, और दोनों पृष्ठ ऊपर से भी
और नीचे नीचे से भी ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके दोनों पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि, ये क्या डेल्टा ए क्या है, दोनों पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि, एक के क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी डेल्टा एक्स और ये लंबाई एल, डेल्टा एक्स और ये लंबाई एल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए फिल्म के दोनों पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि है, ये ध्यान रखना डेल्टा ए पॉइंट। यहां से क्या जाएगा आपके, आप देखोगे W इक्वल टू टी डेल्टा ए, यहां से T बराबर आया W अपॉन डेल्टा ए। अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ, T क्या है पृष्ठ तनाव, W क्या है आपने जो कार्य किया, आपके द्वारा किया गया कार्य, और आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वही क्या होता है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। ये क्या डेल्टा ए है। तो अतः किसी द्रव के क्षेत्रफल में नियत ताप पर एकांक वृद्धि, क्षेत्रफल में यदि एकांक वृद्धि करनी हो, ये डेल्टा ए की जगह मैं 1 रख दूं, तो जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य या जो पृष्ठ ऊर्जा वो कहलाता है पृष्ठ तनाव कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब देखो ये परिभाषा समझ में आ गई, किसी द्रव के सतही क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। किसी द्रव के क्षेत्रफल में, किसी द्रव के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि, अगर इसको मान लो 1 मान लेते हैं, क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए किया गया कार्य या फिर जो पृष्ठ ऊर्जा, क्योंकि किया गया कार्य क्या होता है पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो वो आपका कहलाता है पृष्ठ तनाव, क्या कहलाता है पृष्ठ तनाव कहलाता है। बात समझ गए। ये चीजें दो पॉइंट याद रखना, एक तो होता है T इक्वल टू एफ अपॉन एल और एक होता है T इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए, ठीक है। अब यहां से देखो पृष्ठ तनाव का जो अन्य मात्रक है वो क्या निकल के आया, वो आपके निकल के आया है कार्य, कार्य का मतलब क्या जूल, ये क्या है क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अब यदि इसको सीजीएस में लिखो तो जूल का अन्य मात्रक क्या होता है अर्ग, और अर्ग प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अर्ग प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये किसमें होगा सीजीएस में, ये किसमें हो जाएगा सीजीएस में। सीजीएस और एमकेएस तो आपको ध्यान ही है, एमकेएस क्या होता है जहां पर दूरी को एमकेएस, ठीक है, और सीजीएस, दो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, फिर से बताता हूं, सीजीएस एमकेएस, जहां पर जो द्रव्यमान होता है सीजीएस में द्रव्यमान को लेते हैं किसमें ग्राम में, एमकेएस में जो द्रव्यमान को लेते हैं किलोग्राम में, समय सेकंड, या दूरी सेंटीमीटर में या दूरी मीटर में, ठीक है। ये होता है एमकेएस, ये होता है सीजीएस, ठीक है। चलो तो यहां से आपको ये चीजें निकल के सामने आई, ठीक है। तो तार की जो इफेक्टिव लंबाई है वो क्या होगी 2L, इस केस में क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी। तो ये इफेक्टिव लंबाई वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो ध्यान ही है T इक्वल टू एफ अपॉन एल या T इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। अब देखो कुछ चीजें हैं, एक द्रव बूंद की त्रिज्या वृद्धि में किया गया कार्य और साबुन के बुलबुले की त्रिज्या वृद्धि में किया गया कार्य। एक तो होती है द्रव की बूंद और एक साबुन का बुलबुला, दोनों देखो द्रव बूंद की त्रिज्या वृद्धि में किया गया कार्य, यदि बूंद की प्रारंभिक त्रिज्या R1 तथा अंतिम त्रिज्या R2 है, तो जो किया गया कार्य है वो W बराबर क्या आएगा, W बराबर T और डेल्टा ए, तो T इंटू डेल्टा क्षेत्रफल में वृद्धि, क्योंकि जो बूंद कैसी होती है गोलाकार होती है, या कैसी होती है गोलाकार होती है, और गोले का जो परिचित क्षेत्रफल होता है, गोले का परिचित क्षेत्रफल वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। भाई जो गोला होता है गोले का परिचित क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का परिचित क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो W बराबर T इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, वो हो जाएगा क्षेत्रफल वृद्धि, यानी कि पहले R1 था, फिर आपने क्या किया बल लगा के या फिर जो बाहरी कार्य करके R2 किया, तो जो किया गया कार्य वो क्या होगा W बराबर T इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। लेकिन यदि साबुन के बुलबुले की बात करें तो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या वृद्धि में किया गया कार्य वो होगा T इंटू 8 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। कारण ये है कि यहां पर दो मुक्त पृष्ठ होंगे, ठीक है, यहां पर क्या होगा दो मुक्त पृष्ठ होंगे। इसमें क्या होगा जैसे कि बूंद है
केवल एक मुक्त पृष्ठ है। यहाँ पर क्या, केवल एक मुक्त पृष्ठ। यहाँ पर एक मिनट, इसको मैं थोड़ा मैं लिखवा देता हूं, चीज क्या है। इसमें क्या होता है, जो द्रव होता है, द्रव में एक मुक्त सतह होती है, एक मुक्त सतह होती है। एक मुक्त सतह कैसे होती है, देखो मैं बताता हूं। जो द्रव होता है, द्रव की बूंद, उसमें एक मुक्त सतह, और जो साबुन है, साबुन का बुलबुला, उसमें दो मुक्त सतह होती है। दो मुक्त सतह, कारण क्या होता है, देखो सर जी, साबुन के बुलबुले में दो मुक्त सतह कैसे हुई। साबुन का बुलबुला आप लोगे ना, तो साबुन का बुलबुला ये हुआ, साबुन के बुलबुले के अंदर देखोगे ना, तो क्या होती है, हवा। बाहर क्या होती है, हवा। तो उसकी दो मुक्त सतह होगी जो हवा के संपर्क में, तो ये वाली होगी अंदर वाली, और ये एक होगी बाहर वाली। जो बूंद है, बूंद कैसी होती है, गोलाकार। बूंद के अंदर पूरा द्रव भरा रहता है, वो गोलाकार आकृति होती है, ये पूरा भरा होता द्रव, ठीक है। मुक्त कौन सी सतह होती है, सिर्फ बाहर वाली। मुक्त सतह कौन सी होती है, ये सिर्फ बाहर वाली, ठीक है, बात क्लियर। तो दो मुक्त होती है सतह, तो दो मुक्त सतह हुई तो क्या हो गए, दो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुए। दो मुक्त सतह तो क्या होंगे, दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। तो दो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये बात हो जाएगी कि ये, इसको अपन ने इसलिए लिखा कि दो मुक्त सतह, इसलिए W बराबर T इंटू 2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। समझ गए, क्योंकि इसमें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक का ही आएगा, जबकि इसमें क्या आएगा, दो क्या है, क्योंकि दो मुक्त सतह, दो मुक्त सतह। जैसे कि आपने ये जो इसमें अपने हुआ, इसमें भी अपने दो मुक्त थी सतह, ऊपर वाली नीचे वाली, तो इसलिए अपने डेल्टा ए बराबर क्या गया, L गुणा डेल्टा एक्स। भाई ये जो अपने लिया था एरिया, वो दुगुना लिया है, इसको अपने डेल्टा बोला किसको, 2L डेल्टा एक्स को बोला है। क्यों, क्योंकि इसके दो सतह, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। समझ गए, हाँ, तो दो मुक्त सतह होती है, बात क्लियर। चलो अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव पर आधारित अनुप्रयोग। पृष्ठ तनाव पर आधारित अनुप्रयोग, ठीक है। आपको जैसे कि अभी कुछ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा हो तो मैनेज कर लेना, ये पीडीएफ में आपको दिख जाएगा, ठीक है। पारे की छोटी बूंद गोलीय तथा बड़ी बूंद क्या होती है, चपटी होती है। जो पारा होता है, पारे की क्या होती है, छोटी बूंद क्या होती है, कैसी होती है, गोलाकार होती है, जो और बड़ी बूंद होती है वो कैसी होती है, चपटी होती है। ये भी किस कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कारण क्या है, पारे की छोटी बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होने का प्रयास करती है। एक देखो गोला है ना, जो गोलाकार आकृति होती है वो दिए गए आयतन के लिए, गोलाकार आकृति ऐसी आकृति होती है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है। आपको मैंने कोई आयतन दे दिया, ठीक है, कोई आपको मैंने आयतन दे दिया कि चलो ये आयतन है, ठीक है। इस आयतन से आप वो बना लो भाई, घन बना लिया, घन, घनाभ या शंकु या कुछ भी बना लो। सबसे न्यूनतम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो किसका आएगा, गोले का आएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे न्यूनतम आएगा। तो दिए गए आयतन के लिए जो एक गोलाकार आकृति होती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होता है। तो इसीलिए ये पृष्ठ तनाव तो खुद चाहता ही है, ये पृष्ठ तनाव चाहता ही क्या है कि अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो। भाई द्रव का जो पृष्ठ तनाव का गुण है वो क्या चाहता है कि अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो न्यूनतम हो। तो न्यूनतम करने के लिए वो क्या करता है, गोलाकार आकृति में आ जाता है। तो इसलिए पारे की छोटी बूंद पृष्ठ तनाव बल के कारण गोलाकार होने का प्रयास करती है। तो छोटी बूंद तो क्या होती है, आसानी से गोलाकार हो जाती है। जब बूंद का आकार बढ़ता है, परंतु जब बूंद का आकार बढ़ गया तब पृष्ठ तनाव बल उसी अनुपात में नहीं बढ़ता। भाई पृष्ठ तनाव भी एक लिमिट होती है कि भाई जो द्रव है, द्रव कितना लगाएगा पृष्ठ तनाव, कितना पृष्ठ तनाव लगाएगा, ठीक है, उसमें भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब बूंद का आकार बढ़ता जाता है तो उसी अनुपात में पृष्ठ जो तनाव है वो नहीं बढ़ता है। और इस कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या होती है, बूंद क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। बूंद क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। भाई जो बूंद छोटी है वो तो पृष्ठ तनाव के कारण मेंटेन रहती है, जो बूंद छोटी है वो तो क्या होती है, पृष्ठ तनाव के कारण मेंटेन रहती है, ठीक है। लेकिन जो बूंद जैसे बड़ी होगी, जैसे बड़ी हुई तो इसके ऊपर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, mg, और ये क्या हो जाएगा, इसका आकार ऐसे चपटा हो जाएगा, इसका आकार कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, ये ठीक दब जाएगा,
ठीक है ना। ये जो अणु है, इनके अणु पर जो mg लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, आकार चपटा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, समझ गए। तो इसीलिए जो पारे की जो छोटी बूंद होती है वो तो होती है गोलाकार, क्योंकि वो तो आसानी से पृष्ठ तनाव के कारण अपना मतलब शेप गोलाकार कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे बूंद बड़ी होती है तो उसी मात्रा में जो पृष्ठ तनाव है उतना गुण होता नहीं है, वो नहीं बढ़ता। तो इस कारण ये क्या होती है, बड़ी बूंद चपटी हो जाती है। कांच की नली के सिरों को गर्म करने पर गोल हो जाना। देखो कांच की कोई भी नली आप ले लो, भली कांच की नली, उसको क्या करो, आग के पास लेकर आगे गर्म करो, वो कैसी होगी, गोलाकार होगी। कैसी होगी, गोलाकार होगी। कारण कांच की नली के सिरों को गर्म करने पर वो पिघल कर द्रव बन जाता है। कांच को आप गर्म करोगे तो पिघल करके बन जाता, द्रव बन जाता है। और जैसे ही द्रव बना उसमें क्या होगा, पृष्ठ तनाव का गुण होता है। तो पृष्ठ तनाव के गुण के कारण द्रव न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। क्या करेगा, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। किसी दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, ये बात ध्यान रखना। दिए गए आयतन के लिए गोले का क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। अतः सिरे का पिघला कांच गोली आकृति धारण कर लेता है। यही कारण है कि कांच की नली के सिरों को गर्म करने पर वह गोल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, लिक्विड है, द्रव है, उसको आप नॉर्मली यदि आप खुला छोड़ दोगे ना तो उसकी बूंदे कोशिश करती है कि मतलब गोलाकार आकृति वो में आए। गोलाकार आकृति का क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, शीशे के सर्रे बनाना, शीशे के मतलब, ठीक है, तो क्या होता है, अब वही लॉजिक वही है। शीशे के सर्रे बनाने के लिए क्या करते हैं, शीशे को धीरे धीरे ऊंचाई से जल में गिराते हैं, और जल में गिराओगे तो शीशा जो लिक्विड होता है वो अपना पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम करने के लिए गोलाकार हो जाता है, और फिर पानी में जाके हो जाता है ठंडा। तो ठंडा होने से वो गोल गोल बॉल की बॉल बन जाती है, गोल गोल बॉल की बॉल बन जाती है। समझ गए। हाँ, जैसे कि आपने जो शीशा है वो गिराया, तो गिराया तब तो क्या हुआ, जैसे ही गिराया तो अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम करने के लिए वो गोलाकार हो जाता है, और पानी में जाके हो जाता है ठंडा। ठीक है, तो फिर वो कांच की गोलियां, जो शीशे की गोलियां, वो बन जाती है। ठीक है, इसलिए वो गोली आकृति धारण कर लेते हैं। बात क्लियर। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना, जो कपूर के टुकड़े हैं वो जल के पृष्ठ पर क्या होते हैं, नाचते रहते हैं। इसका भी कारण क्या है, पृष्ठ तनाव है। देखो कपूर के टुकड़े जल में डालने पर टुकड़े नाचने लगते हैं। इसका कारण ये है कि कपूर के टुकड़ों की आकृति कैसी होती है, अनियमित होती है। जो कपूर का टुकड़ा होता है वो मतलब बिल्कुल कैसे होता है, बीच में से बाहर निकला हुआ, भाई जैसे गोलाकार तो ऐसे होता है ऐसे, लेकिन बीच में से बाहर निकला हुआ, फिर साइड में से चपटा ऐसे होता है, या फिर कोई दूसरे भी टुकड़े ले सकते हो उसके, तो उनकी क्या होती है, आकृति अनियमित होती है, तथा वह जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, तथा घुलने पर जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। टुकड़ों को जल में डालने पर उनका एक भाग दूसरे की अपेक्षा अधिक घुलता है, अतः एक और का पृष्ठ तनाव दूसरे और की अपेक्षा कम होता है। इससे कपूर का टुकड़ा पृष्ठ तनाव वाले भाग की ओर खींचा जाता है। इस प्रकार कपूर का टुकड़ा जल में नाचते रहता है। ठीक है, थ्योरी है, तो भी ध्यान रखना बस पॉइंट से मैन में, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको सीधा पूछ लेंगे कि भाई जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना क्या है, क्यों, पृष्ठ तनाव। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल की अधिक बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं। साधारण जल, देखो आप एक पानी के बुलबुले बनते हैं क्या, नहीं बनते, लेकिन साबुन के बुलबुले बड़े बड़े बन सकते हैं। उसका भी क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। जल में साबुन मिलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। देखो जल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जल में साबुन मिलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अतः साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। द्रव के कम पृष्ठ तनाव का तात्पर्य उसके द्रव्यमान अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना, बड़े बुलबुले का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता था। जल की अपेक्षा कम पृष्ठ तनाव वाले साबुन के घोल को अधिक बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं। जल के बड़े बुलबुले अधिक पृष्ठ तनाव के कारण तुरंत टूट जाते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या कहा, जल के बड़े बुलबुले अधिक पृष्ठ तनाव के कारण टूट जाते हैं। देखो आपने एक तो साबुन का लिया बुलबुला, ये साबुन का बुलबुला, ये साबुन का बुलबुला, एक ले लिया जल का बुलबुला, दोनों सेम साइज के, ठीक है, सेम साइज के। अब देखो जो जल का बुलबुला लिया है उसका क्या है, पृष्ठ तनाव ज्यादा है, उसका क्या है, पृष्ठ तनाव ज्यादा। तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा, इसके क्षेत्रफल को समेटने की कोशिश करेगा, क्षेत्रफल को समेटने की कोशिश करेगा, समेटने की कोशिश करता है, उसी चक्कर में ये बुलबुला फूट जाता है, बुलबुला फूट जाता है। जबकि जल में साबुन मिलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। जल में कोई भी चीज मिलाओगे साबुन वगैरह तो क्या होता है, जल का पृष्ठ तनाव कम होता है। तो जल में साबुन मिलने पर जल का पृष्ठ तनाव कम होता है, तो इसका क्या होता है, ये जो साबुन का बुलबुला होगा इसका पृष्ठ तनाव क्या कम होगा। इसमें भी गुण तो होगा लेकिन पृष्ठ तनाव कम होगा, अंदर की ओर दबाव कम होगा, खिंचाव कम होगा,
तो ये इसके बुलबुले के फूटने के डर कम रहते हैं, जबकि पानी का बुलबुला तुरंत फूट जाता है। तो इसलिए साबुन का बुलबुला जाग बहुत देर तक रहते हैं, आप देखा होगा, ठीक है, जबकि पानी के बुलबुले ज्यादा देर तक नहीं टिकते, कारण क्योंकि प्रेशर तनाव ज्यादा होता है और खींच के सिंपली टूट जाते हैं। ओके, चलो ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए। फुहारने से ठंडक उत्पन्न होती है। हाँ, ये देखो, नाई की दुकान पे जाओ, वो ऐसे मारता है, या फिर चलो वो अपन भी ऐसे ऐसे कुछ करते, पानी एकदम छिड़कते हैं, एक पानी आप डोल दिया ऐसे मतलब लोटा ले लिया, लोटा लेके ऐसे मुंह पे डोल दिया, उसमें उतनी ठंडक नहीं लगेगी, इतना पानी ऐसे मतलब थोड़ा सा लगे छिड़क दो तो बूंद का बूंद आता है, बिल्कुल वो बहुत ठंडा होता है, वो बहुत ठंडा होता है। उसका कारण क्या होता है, वो उसका क्या होता है कारण, ठीक है। तो देखो, फुहारने से क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। जब किसी द्रव को फुहारा जाता है तो उसकी अनेक छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, जिससे द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में द्रव के भीतर के अणु द्रव के पृष्ठ पर पहुंचते हैं, जिसके लिए उन्हें सहसंचक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है। इससे द्रव की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, इससे द्रव का ताप कम हो जाता है। देखो, आप एक बड़ी गोलाकार बूंद लो और उसी गोलाकार बूंद को छोटी 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 बूंदों में तोड़ दो, उस बड़ी को, तो क्या होगा, जो बड़ी को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ोगे ना, तो छोटी छोटी बूंदों का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उस बड़ी बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल से ज्यादा होगा, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो द्रव के अणु है वो पृष्ठ पर आते हैं। भाई देखो, द्रव के अणु कहाँ आएंगे, एक तो बड़ी बूंद होगी, एक मान लो एक बूंद बड़ी होगी, एक बूंद बड़ी होगी, ठीक है, एक बूंद बड़ी होगी, तो इसमें जो अणु है इसके पृष्ठ पर वो होंगे, कम होंगे, ठीक है। और एक बूंद छोटी छोटी बना दो ऐसे बहुत सारे, तो इसमें बहुत सारे जो अणु है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे अणु जो यहाँ से निकल के बाहर आएंगे इन पॉइंट तक, उसमें क्या होगी, ऊर्जा खर्च होगी। तो ऊर्जा खर्च होगी मतलब आंतरिक ऊर्जा में आएगी कमी, और आंतरिक ऊर्जा में जो होती है कमी, उसी कारण फुहारने से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरा है गर्म सूप है, ठंडे सूप की तुलना में स्वादिष्ट लगता है। जो सूप गर्म होता है वो ठंडे सूप की तुलना में स्वादिष्ट लगता है, कारण ताप बढ़ने से क्या होता है, पृष्ठ तनाव घटता है। ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है, पृष्ठ तनाव घटा तो जो गर्म चीज होती है वो, भाई जो चीज गर्म होगी, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, जो द्रव है, जो भी सूप आप खा रहे हो द्रव है, तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव घट रहा है मतलब वो कोशिश कर रहा है कि वो अधिक से अधिक फैले। अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा हुआ तो सिकुड़ने की कोशिश करेगा, उस द्रव को सिकुड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन पृष्ठ तनाव ज्यादा है, सॉरी पृष्ठ तनाव घट रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, लिक्विड जो सूप है वो फैलेगा, तो आपकी जीभ पे फैलेगा, तो आपको स्वाद अच्छा आएगा, जीभ पे पूरा फैलेगा, ठीक है। तो इसलिए गर्म सूप का पृष्ठ तनाव ठंडे सूप की अपेक्षा कम होता है। तो द्रव के कम पृष्ठ तनाव का तात्पर्य है कि अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना। द्रव के कम पृष्ठ तनाव का तात्पर्य है कि अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना। यदि पृष्ठ तनाव कम है तो कोई भी द्रव अधिक क्षेत्रफल घेरेगा, और यदि पृष्ठ तनाव ज्यादा है तो वो सिकुड़ के कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करेगा। इसलिए गर्म सूप जीभ के अधिक क्षेत्रफल फैल जाता है। देखो, इसलिए गर्म सूप क्या होता है, जीभ के अधिक क्षेत्रफल पर फैल जाता है, अतः गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा स्वादिष्ट लगता है। बात क्लियर। किसी द्रव के दिए हुए आयतन के लिए गोलाकार आकार ही न्यूनतम पृष्ठ वाला होता है, इस कारण द्रव बूंदे निम्नतम ऊर्जा स्तर पर गोलाकार होती है। यदि निम्नतम ऊर्जा स्तर पर जाना है तो द्रव की बूंदों कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, और जो गोलाकार होगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होगा। बात क्लियर। ये थ्योरी मैंने बहुत फास्ट फास्ट पढ़ाई है, ये आप पढ़ लेना, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जो मैंने समझाया है आप दिमाग लगाओगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं था कि अपन एक एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन करें, चाहते तो अपन एक एक पॉइंट को पूरा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन उतना जरूरी है नहीं, ठीक है। अब बस पॉइंट वाइज थोड़ा चीजें माइंड में रहेगी, बस गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में क्या होता है, इसमें क्या चीज नहीं होती है, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप एक बार रीड मार दोगे तो भी चीजें क्लियर हो जाएगी। और वैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाया है ये, ठीक है। चलिए अब एक पॉइंट आता है केशिकत्व, तो इसको भी अपन देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, केशिकत्व। तो ये जो केशिकत्व की घटना है, इसका भी मूल कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। केशिकत्व की घटना है, उसका भी मूल कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। जब किसी नली में बहुत बारीक केस या बाल के समान
छिद्र हो तो वो केस नली कहलाती है, यानी कि बहुत पतली नली हो, बहुत पतली नली, बहुत पतली हो, मतलब उसमें जो द्रव जाने के लिए बहुत बारीक सी मतलब एक लाइन हो, छिद्र हो, ठीक है। यदि किसी कांच की केस नली जिसके दोनों सिरे खुले हो तो सीधा द्रव में डुबोया जाए, तब पृष्ठ तनाव के कारण द्रव या तो केस नली में ऊपर चढ़ता है या नीचे उतर जाता है, दोनों में एक चीज होती है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव ऊपर चढ़ता है, तो इस घटना को कहते हैं केशिकत्व। केशिकत्व का मूल कारण है पृष्ठ तनाव। केशिकत्व क्या मूल कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। अब देखो इसके जो उपयोग है वो मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा धीरे। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती के दागों के बीच बनी केस नलिका द्वारा ऊपर चढ़ता है। आप जैसे कि लालटेन देखी होगी किसी ने पहले, अभी तो ये बैटरी वगैरह आ गई, जब लाइट नहीं थी तो लालटेन से उजाला किया जाता था, उसमें एक वो ओपन जो क्या बोलते हैं इसको, धागा का धागा जो बना के, ठीक है, वो अपन डालते थे उसमें, ठीक है, फिर उसके माचिस से लगाते थे, तो जो केरोसिन जो होता था, तो मिट्टी का तेल होता था, तो मिट्टी का तेल उस धागे से ऊपर आता था, धागे से, क्योंकि धागे की जो केस नलिका होती है उनमें से वो ऊपर आता था, ठीक है। दूसरा, पानी से भरी बाल्टी में तौलिए का सिर डुबाने पर पानी तौलिए के धागों के बीच बनी केस नलिका से होकर धीरे धीरे पूरे तौलिए को भिगो देता है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख लेना। एक पानी की बाल्टी रखना, उसमें तौलिए का एक सिरा, तौलिए को लंबा करना ऐसे, और एक सिरा उसमें डुबोना, दूसरे सिरे को कहीं टांग देना, पानी धीरे धीरे उस तौलिए में चढ़ के ऊपर जाएगा। वो किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव यानी कि केशिकत्व के कारण। पेड़ पौधों को दिया गया पानी तनों में बनी केस नलियों द्वारा ऊपर चढ़कर टहनियों तथा पत्तियों तक पहुंचता है, यानी कि जो आप जो पानी है, पानी तो देते हो किसको? पेड़ को। कहाँ देते हो? जो जड़ होती है वहां, जड़ के आसपास, वो जमीन में जाता है, लेकिन वो ही पानी कहाँ पहुंचाया जाता है? ऊपर पहुंचाया जाता है पत्तियों तक। वो जाता किससे? केस नली से, ठीक है। उसका भी कारण क्या? पृष्ठ तनाव होता है। पेन की निब बीच में चीरी होती है, जिससे उसमें बारीक केस नली बन जाती है, जिससे होकर निब को स्याही में डुबोने पर स्याही केस नली में चढ़ती है, ठीक है। जो स्याही है वो क्या होती है? केस नली में चढ़ती है, यानी कि मतलब आपने जो पेन देखी होगी वो पहले ऐसे स्याही में डुबो लिखते थे, उसमें ऐसे नोक नहीं होता, ऐसे तीखा सा, ये ऐसे बिल्कुल ये ऐसा सा नोक बनता है, ये वो ऐसी पेन आती थी, ठीक है, जिसमें बिल्कुल बीच में ऐसे छेद जैसा होता था, तीखी तीखी लाइन होती थी। उसमें क्या होता था? आपका ये लिक्विड भर जाता था, ये स्याही भर जाती थी, फिर आप उसमें लिखते थे ऐसे। ये भी किसका कारण है? केशिकत्व का। सबसे मस्त उदाहरण, वर्षा के दिनों में किसान हल द्वारा खेत की क्या करते हैं? जुताई करते हैं, जिसमें मिट्टी में बनी केस नलिका टूट जाती है तथा सतह के नीचे का जल पौधों के काम आ जाता है, अन्यथा वह वाष्प बनकर उड़ जाएगा। क्या होता है? अपन खेत की क्या करते हैं? जुताई की जाती है। खेत की जुताई करने का क्या कारण होता है बताओ? जुताई करने का कारण ये होता है कि भाई खेत की यदि जुताई नहीं करे, ये खेत है, ये खेत की सतह ये बनी हुई है केस नलिका है, खेत में क्या बनी? केस नलिका बनी हुई। तो जमीन के अंदर का जो पानी है, जमीन के अंदर का वो पानी है, वो क्या होता है? इन केस नलिकाओं से ऊपर चढ़ता है और वाष्प बनकर उड़ जाता है। केस नलिकाओं से ऊपर चढ़ता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो वैसे तो पूरा पानी जमीन का गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो अपन क्या करते हैं? खेत की क्या जुताई करते हैं, क्या होती है? केस नलिका टूट जाती है, केस नलिका टूट जाती है, केस नलिका टूट जाती है, तो जो पानी है जमीन में ही रहता है, इसलिए नीचे का पानी पेड़ पौधों के काम आ जाता है, नहीं तो वो क्या होता है? वाष्प बनकर उड़ जाता है। समझ गए? ये हो गया केशिकत्व वाला उदाहरण। अब चलो, अब नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी, इसको ध्यान से समझना। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, सवाल यहां से टपकने के पूरे चांस। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव घटता है। कारण ये होता है, कारण ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कारण ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। ताप बढ़ने पर क्या होता है? अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जो सहसंचक बल जो लगते हैं उससे बाहर निकल जाएगी, मतलब उसका सहसंचक बलों का जो इफेक्ट होता है उसको इफेक्ट को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि वो
अणु जैसे कि भाई मान लो ये एक अणु है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर लग रहा है आकर्षण बल, लेकिन जैसे ही इसमें जो गतिज ऊर्जा ज्यादा आएगी तो गतिज ऊर्जा मिलेगी, तो वो सीधी सी बात है वो क्या होगा, भाग के जाएगा, यानी जो आकर्षण बल का जो इफेक्ट है उससे छूट जाएगा, आकर्षण बल के इफेक्ट से बाहर निकल जाएगा। तो वही बात है, सामान्य ताप बढ़ने पर द्रव का प्रश्न घट जाता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर क्या होता है, प्रश्न घट जाता है। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और इस कारण क्या हो जाता है, सहसंजक बल है उनका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है और सहसंजक बल का मान कम हो जाता है। ठीक है, ये देखो बात क्लियर। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, सहसंजक बल का मान कम हो जाता है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है और सहसंजक बल का मान कम हो जाता है। सहसंजक बल का मान कम हुआ तो जो खिंचाव है वो क्या होगा, कम। खिंचाव कम होगा तो प्रश्न तनाव क्या होगा, घट जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर प्रश्न तनाव घटता है, ताप बढ़ाने पर प्रश्न तनाव घटता है, ताप बढ़ाने पर प्रश्न तनाव घटता है। एक ताप ऐसा आता है टीसी, जो बढ़ते बढ़ते प्रश्न तनाव का मान शून्य हो जाता है। प्रश्न तनाव जो है समानुपाती होता है टीसी माइनस टी। ठीक है, तो जब ये टी का मान टीसी के बराबर हो जाता है तो उस केस में प्रश्न तनाव का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ताप बढ़ने पर प्रश्न तनाव का मान घटता है और टीसी वह ताप है जहां पर प्रश्न तनाव का मान शून्य हो जाता है। दूसरा होता है विलय का प्रभाव। यदि विलय घुलनशील, जैसे कि घुलनशील मतलब जैसे कि जल में नमक या चीनी ये मिलाओगे तो द्रव का प्रश्न तनाव बढ़ जाता है। नमक या चीनी जो इसमें आसानी से घुल जाता है, जो चीज विलय में या फिर द्रव में आसानी से घुल जाती है वो चीज मिलाओगे तो क्या होगा, प्रश्न तनाव बढ़ता है। तो क्या होता है, प्रश्न तनाव बढ़ता है। परंतु ऐसी चीज मिलाओगे जो घुलती नहीं है या फिर थोड़ी बहुत कम मात्रा में घुलती है तो क्या होता है, प्रश्न तनाव का मान घट जाता है। जैसे कि मिट्टी का तेल, अपन क्या करते हैं, जल में मिट्टी का तेल छिड़कते हैं। बहुत बार अपन ने देखा होगा कि क्या होता है, अपन जल में क्या होता है, मिट्टी का तेल छिड़कते हैं। ये भी चीज देखिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, तो द्रव का प्रश्न तनाव क्या होता है, घट जाता है। प्रश्न तनाव क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, जैसे जल में मिट्टी का तेल, तो उस केस में द्रव का प्रश्न तनाव घट जाता है। दो चीजें जो उस द्रव में मिल जाए, उसमें घुल जाए, वो चीज मिलाने पर तो क्या होता है, द्रव का प्रश्न तनाव बढ़ता है, और जो घुलता नहीं है वो मिलाने पर द्रव का प्रश्न तनाव घटता है, प्रश्न तनाव घट जाता है। ठीक है, फिर होता है संदूषण का प्रभाव। जल की सतह पर मिट्टी के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ उपस्थित होने पर उसका प्रश्न तनाव घट जाता है। जैसे कि साबुन मिलाने पर भी क्या होता है, प्रश्न तनाव घट जाता है। बात वही है, साबुन मिलाने पर भी क्या होता है, प्रश्न तनाव घटता है, वही बात। मिलाने पर भी प्रश्न तनाव घटता है, प्रश्न तनाव घटता है। ठीक है, तो ताप बढ़ने पर प्रश्न तनाव घटता है। ये जो जल की सतह पर मिट्टी के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ, साबुन वगैरह ये मिलाने पर भी क्या होता है, प्रश्न तनाव घटता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक है अपमार्जक तथा प्रश्न तनाव। अपमार्जक तथा प्रश्न तनाव, तो मैं इस थ्योरी को ज्यादा आप देख लेना। थ्योरी में सिंपल सी बात ये है कि आप यदि किसी पानी के अंदर अपमार्जक यानी कोई साबुन वगैरह वो मिलाते हो तो उससे क्या होता है, प्रश्न तनाव घट जाता है। और लिक्विड का पानी का प्रश्न तनाव घट जाता है, तो पानी अधिक फैलता है। पानी क्या होता है, अधिक फैलता है। तो पानी अधिक फैलेगा तो वो मतलब ज्यादा मतलब जो भी कुछ ड्रेस, जो भी अपने कपड़े हैं उनमें अधिक मात्रा में जाएगा, तो उनकी सफाई अच्छे से होगी। कहने का मतलब ये। ठीक है, मतलब द्रव है जो पानी है, अपने आप को यदि सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो अपने जो कपड़े हैं सही ढंग से धुल नहीं पाएंगे। लेकिन यदि सही ढंग से फैल जाएगा पानी तो ये जो कपड़े हैं वो सही ढंग से धुल जाएंगे। बस यही कारण है कि अपमार्जक तथा प्रश्न तनाव, ये वाला सिद्धांत। तो इस प्रकार अपमार्जक का गोल शुद्ध जल की अपेक्षा कपड़े की अधिक सफाई करता है।
जो अपमार्जक का गोल है वो शुद्ध जल की अपेक्षा कपड़े की अधिक सफाई करता है। बस इतना हो गया, ये फिनिश है। इतना खूब है अपने को प्रश्न पढ़ने के लिए। हालांकि ये प्रश्न चैप्टर अपन यदि फिजिक्स में पढ़ते तो बहुत सारे न्यूमेरिकल वो करते, बहुत सारी चीजें करते, लेकिन उतना अपने को नहीं करना। अपने को ये प्रश्न चैप्टर केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। और इतना सफिशिएंट है, आपके एक भी सवाल बाहर जाएगा नहीं। यहाँ पर ये यूनिट होती है समाप्त। थैंक यू सो मच।